Good morning, viewers. It's reporter Anjali Payang, and you are watching Eastern Post Daily News. Today, our media team is here at the PMC office building, Pasighat, Guman Nagar. A BJP gathering has been held here to discuss on the union budget, which was recently introduced in the parliament by the BJP Finance Minister Nirmala Sitharaman. Today's event is organized by the district BJP committee. The resource person, Mohanta Pangung, will present the union budget to the party attendees here at the PMC office hall, 3rd floor. And there will be a press briefing and an interactive session held. So viewers, stay tuned with me till the end to witness this discussion on the union budget. Budget presentation in aina maimang lagalo hilo seminar ke ibodat ina mahim seminar holo golo madunga bokupam golo ke takam ke kali melina state holo ke upak ke golo uran binam datang golo gerna magom ko golo host east yang district loge birungkom karyakarta ko kaling moyong no mairupang holo yamrik dung delok ke Booking Amin Gana, State Loga, Vice President Tagin Siga, Delok Tar Tarak, Delok बुलुक टीम तकम जो अपना समय निकालकर पार्टी के लिए पार्टी का काम एक परिवार का काम है सोच के उन लोगों ने अपना समय दिया वक्त दिया यहाँ तक आके हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हम सबके साथ समय भी देने के लिए आया है उनको भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं 2025 का यूनियन बजट अभी आप सभी लोग देखा होगा अभी तो सब सोशल मीडिया तो सबका पास है मोदी लेड गवर्नमेंट सबका साथ सबका विकास को लेकर डेमोक्रेसी को लेकर डेमोग्राफी को लेकर और पीपल्स डिमांड को लेकर पीपल्स बजट बनाया ये आप सभी को मालूम है हमारा रिसोर्स पर्सन आया रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वो आपको फाइनेंशियल रिलेटेड बजट के बारे में बताएगा अरुणाचल प्रदेश को हमेशा हम लोग बोलता है 10 साल पहले कैसे था और 10 साल बाद अभी कैसे हो रहा है कल सेमिनार ऑन यूनियन बजट ईस्टर्न साइड में पार्लियामेंट में ईटानगर में हो रहा है ईस्टर्न का पासीघाट में इस बार है तो यूनियन मिनिस्टर सीधा दिल्ली से कल होलोंगी पहुंचेगा
वह मीटिंग हम लोग के साथ करेगा, उसके बाद वो जीरो के लिए या वापस जा सकता है। यातायात का सुविधा, पहले हम दिल्ली से गुवाहाटी आना पड़ता था, या दिल्ली से डिब्रूगढ़ आना पड़ता था, या दिल्ली से हम लखीमपुर आना पड़ता था। साइन ऑफ डेवलपमेंट यही है, डायरेक्ट दिल्ली तो हमारा स्टेट कैपिटल 2 घंटा आधा प्रोग्राम अटेंड कर वापस जा सकता है। कम्युनिकेशन अब इजी हो गया अंडर मोदी लेड गवर्नमेंट। तो किसी ने मुझे, मैं बजट पे लिखता हूँ, मैं आर्टिकल अरुणाचल टाइम्स और अरुणाचल फ्रंट में एवरी संडे मेरा आर्टिकल आता है फ्लाइट्स ऑफ फैंटेसी। उस पर हमेशा बजट से पहले मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ, बजट विश लिस्ट। और बजट आने के बाद मेरा एक आर्टिकल आता है बजटोनॉमिक्स, मतलब बजट को डिस्कस करके। यह हमने क्या देखा है, अरुणाचल में कोई बजट को डिस्कस करता ही नहीं है। नो वन डिस्कस इज द बजट। वो हमारा डिप्टी सीएम उसको अनाउंस कर देता है असेंबली में, और वो ऐसे कैसे रह जाता है जैसे अनाउंस किया है बजट। उसमें ना गुड बोलने वाला है, ना खराब बोलने वाला है, कोई डिस्कस ही करता नहीं है बजट में। तो हमारे यहाँ बजट का ऊपर डिस्कशन होता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं है कुछ। पार्टी से भी आवाज़ नहीं आता है कि बजट में क्या हुआ, अगर ये सही है, या पार्टी के अनेक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग भी बोलता नहीं है क्या है, इंटेलेक्चुअल्स भी बोलता नहीं है, अपोजिशन पार्टीज भी बोलता नहीं है, जर्नलिस्ट भी बोलता नहीं है। बजट के ऊपर कोई डिस्कशन होता ही नहीं है। तो ये सही है कि गलत है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि बजट के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि हर घर में चल रहा है ये बजटिंग, लेकिन हम लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैं बीजेपी लीडरशिप को बहुत नमन करता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम एक लेके आए हो, जहाँ एक ऐसा चीज़ जो रोज़ होता है उसका डिस्कशन के लिए वो ग्रास रूट तक पहुँचाने को आप कोशिश कर रहे हो। You have selected a correct year to start discussing about the budget। और कैसे हुआ, आप लोगों को पता होगा कि इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यूके को ओवरटेक करके छलांग मार के ऊपर चला गया। सिर्फ 4 कंट्री है हमारे, और उसमें आपको ये भी बता दूं कि जून 2027 में हम लोग 3rd लार्जेस्ट होने वाले हैं। तो आप सोच के देखिए, इंडिया जैसा एक अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, इस लेवल तक पहुंच सकता किसी ने सोचा होगा? ये तो अभी प्रेजेंट हमारा मोदी लीडरशिप के आने के बाद ये सब हुआ है, जो स्टेप हुआ है। और याद रखिए कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, और 2014 से अभी उसको लग गया है 11 साल उसको ये स्टेट में लाने के लिए। इतना एफर्ट लगाना पड़ा, तब जाके हम लोग 5th में आए हैं। अभी soon we are going to become the 3rd largest economy, and among the larger economies of the world, India is the fastest growing economy. मैंने समझ के देखा, India is growing at a rate, average rate of 7%. China is growing at some 3 or 4%. America is growing at 2%. Europe is not growing, stagnant. आप सोच के देखिए कि soon इंडिया कहाँ पहुंच सकता है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब हमारे ऊपर सिर्फ रह जाएगा यूएसए और चाइना, ये 2 कंट्री रह जाएगा जब हम 3rd लार्जेस्ट। तो उस हिसाब से आप देखा जाए तो सिर्फ इस साल का बजट एक्चुअली डिस्कस करना गलत होगा, क्योंकि वो इतने सालों का बजट से ही बनता जा रहा है। और निर्मला सीतारमण जी का ये आई थिंक 8th स्टेट बजट है। 100% में बजट के बाद में एक दो दुकान को पूछा है, मैं देखा है सब मैं बाहर का नहीं बोलता, लेकिन पास का बोल रहा है, पसंद रखी का सब खुश है बजट में। लेकिन उन लोग का जो बिजनेस जो है इसलिए डाउन होते जाए। क्यों पूछने से वो लोग बोलता है सर हम लोग का ऑनलाइन, सब ऑनलाइन में दुकान कपड़ा भी नहीं लोगे, कपड़े वाले बोलता है ऑनलाइन से कपड़ा मंगाता है। ये दूसरा किताब वाला भी बोलता है, बुक स्टोर भी सब बाहर से ऑनलाइन से किताब मंगाता है। मोबाइल वाला भी ऐसे बोलता है। बजट को जरूर टैक्स देता है, लेकिन ऑनलाइन को सरकार कुछ कदम उठा रहा है, इसका टैक्स लेडीज कैसे है कैसा नहीं, आप इसको क्लियरिफिकेशन दीजिए। हमें मिडिल क्लास जो है आगे उठाना है बीजेपी सरकार में, लेकिन उल्टा ये अभी दाम सेल नहीं होता है। विशाल लोग बड़ा दुकान लोग अभी रास्ता में ऑक्शन कर रहे हैं,
कोई लेने वाला नहीं, सब ऑनलाइन। इसके बाद में मिस्टर पर्सन उसको हम लोग को पब्लिक को थोड़ा क्लियर एप्लीकेशन दे दिया। एक्चुअली जो दुकानदार लोग हैं, जो हम लोग जैसे ऑपरेट करते हैं ना, हम आपको बताएगा, एक होलसेलर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर रिटेलर होता है। रिटेलर तो रिटेलर का मार्जिन एग्जाम्पल है, कोई आइटम से 100 रुपीज का आइटम है तो रिटेलर को 30% मिलता है उसको, एग्जाम्पल। तो दैट मीन्स वो सामान 70 रुपीज, 30 रुपीज उसका है। सिमिलरली होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ वो बैठे हुए हैं, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को भी 3%, 4%, 1% ऐसे ऐसे करके होता है। वो सिस्टम ये हो, तो ये ऑनलाइन स्टोर जो है वो ये सबको निकाल दिया है, रिटेलर को निकाल दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल दिया और होलसेलर को निकाल दिया। वो डायरेक्ट आपको घर में डिलीवरी करता है। तो वो 30% प्लस उसका जो 7% और 2% जितना मार्जिन है वो उसका हो गया, जब अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का हो गया। तो वो सीधा आपको कभी भी आपको डिस्काउंट बोल सकता है 10%, तब भी वो 30% प्रॉफिट में बैठा हुआ है, या 20% डिस्काउंट बोल सकता है तो भी वो 20% प्रॉफिट में घूम रहा है। बिकॉज ये सबको उसने चेन से निकाल दिया। ये मार्केटिंग चेन होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, रिटेलर और होलसेलर। से हैं हम। पांगन सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत क्लियर था। हम लोग बजट के बारे में सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन बहुत अच्छा से समझा है। हम ये पूछना था, जैसे हम बैंक से लोन ले रहा है, बैंक से लोन ले रहा है तो मेरा सब ये नेटवर्क, जैसे हम 90 लाख का लोन ले रहा है तो मेरा नेटवर्क भी थोड़ा 50-60 लाख का होना पड़ता है। तो आपने एक बात स्कीम बताया था, जो जीरो गारंटी योजना, वो योजना को हम लोग कहाँ से इवेंट कर सकेगा, उसको हम थोड़ा सा जानना था। और ये इस बजट में ये हुआ है तो कब से इम्प्लीमेंट करेगा, थोड़ा सा ये हम आपसे पूछना था, जीरो गारंटी वाला। तो उसके लिए जैसे दीनदयाल स्वावलंबन योजना, देन मुद्रा, PM EGP मुद्रा और उन्नति, ऐसे ऐसे करके सब में स्कीम्स है। बट उसके अंदर आप स्कीम इज ऑलरेडी रनिंग फॉर द लास्ट 5 years। सिर्फ है कि वो अमाउंट को बढ़ा दिया है कि इतना करोड़ तो हम आपके लिए ये करेंगे। लेकिन इसमें एक आप सही सवाल उठाया है, बैंकिंग सेक्टर, जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जीरो कोलेटरल मैं आपको अप टू 2 करोड़ देंगे, वो स्टैंड अप इंडिया बोलता है, स्टैंड अप इंडिया के अंदर है जीरो कोलेटरल में 2 करोड़ तक आपको कोई भी प्रोजेक्ट आपको व्यवसाय बनाने के लिए देगा। लेकिन उसमें बैंक मैनेजर लोग ये करता है। यहाँ पे हम लोग का और एक प्रॉब्लम है, NPA बहुत है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो लोग लोन लेके वापस नहीं करता है, तो इसीलिए उनका भरोसा नहीं होता है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर से उनको तो अपना पैसा देके वापस लेना है बेसिकली। तो हम लोग का भी ड्यूटी होता है, जितना हम लोग स्कीम लेता है हम लोग को भी EMI को टाइम में भरना वो ड्यूटी होता है। तो उसमें क्या होगा, भरोसा होगा कस्टमर के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर भरोसा होगा कि आपको दिया जाएगा। तो ये स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आप ऑनलाइन में पता कर लीजिए, इसका क्रेडिट गारंटी स्कीम है। हेलो ऋषभ पात्र, नमस्कार। आपने जो भी अभी समझाया उनकी काफ़ी अच्छा लगा। जैसे आपने कहा कि जेम, मैं भी जेम में काम करता हूँ। रिगार्डिंग आपने कहा ये माइक्रो स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइज, तो इसका जो लोन मिलता है हमेशा मेरे मोबाइल में आता है कि आपको लोन मिल रहा है 10-20 लाख 30 लाख जो लोन का ऑफर आता है मुझे। लेकिन जब मैं यहाँ में जाता हूँ SBI बैंक में, तो बोलता है कि ये फैसिलिटी आपको यहाँ नहीं मिला जाएगा। ये सब बंदे पाया था, क्योंकि ये जो बनाया है MES का, ये हम लोग के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिलता। ये इसका किस तरह से ये फैसिलिटी हम लोग को मिला जाए, इसका क्या जरिया है हमको सही तरह मिला जाए। थैंक यू। साथ इसमें वो चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर लेवल, मिनिस्टर लेवल में बैंकों के साथ मीटिंग करे जा रहा है। उसका बैंक लोग क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट लोग ऑलरेडी बहुत सारे, आप लोग न्यूज़ में देखता होगा, बैंक मैनेजर्स को हर चीज़ में बुलाया जाता है, करो। लेकिन मेरा एक चीज़ है इसमें फाइनली, वो मैंने आपको बोला था ना, फ्रिज या टीवी आप क्यों दुकान से EMI में नहीं ले सकता है, क्योंकि हम लोग का आदमी पैसा वापस नहीं करता है, भरोसा नहीं है। माने वो जो, सॉरी फॉर सेइंग दिस, जो बिजनेस करते हैं मारवाड़ी लोग, उसका मुंह का वैल्यू होता है, ट्रस्ट होता है। वो हम 1 लाख बोलेगा, वो 1 लाख आपको दे देगा हम लोग का। लेकिन हम लोग लोन वापस नहीं करता है, टीवी ले लेगा, फ्रिज ले लेगा,
फिर वो बैंक आपके पीछे भागते रहना पड़ेगा जो लोन देता है ना वापस दे। तो हमारे ऊपर वो भरोसा लाना पड़ेगा। वो से 70-80% ऑफ द पब्लिक इज पेइंग बैक देयर EMI, तो बैंक भी देगा आपको। बैंक क्यों नहीं देगा? और आधा टाइम बैंक मैनेजर नहीं होता है, रिकवरी में गया, रिकवरी में गया, रिकवरी में गया, ऐसे आप सुनता रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट नोज अबाउट इट। आई थिंक ये एडवाइजर लोग अवेलेबल है इधर, दे आर अवेयर कि बैंकिंग में इशू है। ये तो हम भी बहुत प्रॉब्लम फेस जो आए उधर डायरेक्टर लेवल में बोला अरे हम लोग करेगा, नीचे मैनेजर मना कर दे। मैनेजर बोलेगा लोन ऑफिसर छुट्टी पे है, वो आने के बाद पता लगेगा, ऐसे ऐसे करके बहुत करता है वो लोग डिले। लेकिन फाइनली हम लोग को ऐसे सोसाइटी जागृत होना पड़ेगा। तो इसमें माइक्रो एक फाइनेंसिंग होता है। बगल वाला अगर लोन वापस नहीं देगा तो बाकी लोग प्रेशर डालता है कि आप अपना लोन वापस करो, लोन वापस करो, तो नहीं मिलेगा आपको वापस। तो ऐसा बहुत लोग हैं जो स्कीम आता है गवर्नमेंट का बहुत है, तो उसमें सब्सिडी को एम कर रहा होता है एक्चुअली सबके सब प्रोजेक्ट। एक्चुअली क्या होगा, आत्मनिर्भर कृषि योजना से 40% आपका 45% बैंक लोन, 45% गवर्नमेंट हेल्प सब्सिडी एंड 10% अपना पैसा। लेकिन 45% गवर्नमेंट का लोन को तो वापस करना पड़ेगा ना। Sir, first of all, good afternoon and welcome to Eastern Post. थैंक यू सो मच। सर, तो आज का डिस्कशन था यूनियन बजट के बारे। सर, ये यूनियन बजट, आपको इस यूनियन बजट के बारे क्या कहना है, इसके टैक्स रिलीफ रेजिमे फॉर द मिडिल क्लास? तो सबसे पहले तो जो स्टेट के बीजेपी पार्टी ने जो ऑर्गेनाइज किया ये जो यूनियन बजट 2024-25, हमारा प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ इधर है, सेक्रेटरी साहब भी है, तो बहुत ही सराहनीय कदम है। क्योंकि ये जो इस बार का जो बजट है 2025-26 का बहुत ही सराहनीय बजट है, वेरी इंस्पिरेशनल बजट है, जो आम आदमी, मिडिल क्लास स्पेशली और फार्मर्स के लिए फोकस एरिया करके सबको बूस्ट करेगा। ये जो फिलहाल जो बजट अनाउंस किया है, सो इट इज़ ए वेरी पॉजिटिव बजट एंड इट विल बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। So, sir, how will this union budget impact our private investment and businesses? One of the very basic point of this budget was that tax relaxation given to the individuals, where the tax slabs have been raised and the income tax that normal middle class have to pay, earning salaried people have to pay, have been reduced. That will give them more money, and because they will have more money, they will have more money to invest in the markets, and they will have more money to buy things, and which will boost the economy further. It will boost the economy, manufacturing sector, agri-horti sector, and the services sector. Because with money in hand, they will be able to invest more back to the economy, which will develop the whole country's economy. So the agriculture sector is free from the tax, and some critics, some economists emphasize that there should be tax imposed on the agriculture sector because we see that the tax evasion and the large-scale commercial farmers, they take advantage of this, the tax relief on the agriculture sector. So, sir, do you think that there should be tax imposed on the agriculture sector? Agriculture is one of the focus areas of the present this time budget also, and farmers are very important because they are the backbone of the country. So this it is not that all agriculture items are tax free. Many of them have got taxes, but it is reduced to boost agriculture, then the farming sector and the agri-horti sector. So this will boost the economy in the future because we have to empower the farmers also, and that is why this present budget focuses on the farmers of the country. Sir, my question was that also the government doesn't impose taxes on the agriculture farmers, right? Because India is largely dependent on the agriculture. But there are the large scale commercial farmers take advantage of this tax relief. So some economists argue that there should be tax imposed on the agriculture. But do you think, sir, this is a point that we should impose taxes on the agriculture? I say again that it is not that agriculture all items are tax free. There are many items which are taxed, and wherever there is subsidies or tax reliefs supposed to be given to farmers are being given by the present government. And this year the focus area is farmers, and that's why more incentives have been given to the farmers. And I agree with this proposal that farmers should be empowered more because we have to increase our produce. So also regarding the pension scheme,
So the new pension scheme has been launched, the unified pension scheme, and some government employees urge that the old pension scheme should be re-implemented. Some states like the Chhattisgarh and the Punjab has re-implemented. So do you think the Arunachal Pradesh should also re-implement this, the old pension scheme? This is a very important decision to be taken by the party leadership and the government leadership at the center and the state level. But I personally feel that pension and salaries consume a large portion of our budget. Like what I shown in the presentation, about 8% goes to paying pensions only. So a relook, a re-study, and re-analysis is required, and that should be decided at the level of the leadership and the government. So lastly, my question will be the last question, that you've repeatedly highlighted that India is the 5th largest economy in the world and the fastest growing economy. So do you think that this rapid industrialization and rapid developmental initiatives will hinder our sustainable development in the future? So India is one of the countries who focuses on sustainable development. Actually, our development has come at the age where we all are aware about the requirements of sustaining our environment. So many of the things are happening at a rate which is much lesser than what used to happen earlier, when the industrial age came to Europe and the Western world. So there much more pollution and environmental issues took place. So India's economy is very good. It is boosting and it is running. GDP growth is one of the highest of the world. It is growing at the rate of almost 7%, and it is expected that by under Prime Minister Modi's leadership, by 2027, India will become the 3rd largest economy. And I don't think anyone can stop the India bullish stride towards the 3rd largest economy. And we are in a state where the GDP growth, if it sustains, is the highest, more than China and more than the Europe and United States of America. So I think it will sustain, and good days ahead of us. The program has come to an end. The resource person, the BJP resource person, Mohanto Pangung, presented the union budget, the latest union budget, here at the PMC office hall, praising the budget, saying it's one of the best budgets for the country so far. Responding to the critics, the resource person stated that the union budget not only contributes to the country's economy and global GDP, but also the party made reforms for the middle class tax relief. Moreover, the event took place in the presence of the BJP district president, Miram Komut, and the state BJP president, Shri Kaling Moyong. It was reporter Anjali Payang with my cameraman, Gaman Nokar, and stay tuned with Eastern Post for more updates.